हे दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम यू वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल आलोक इंडियन। मैं हूं आपका अपना आलोक इंडियन और आज हम पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान का ये 5वां वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हीट बजट और हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी और वायुमंडल का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन। इस टॉपिक में इंटर करने से पहले मैं नोट्स के माध्यम से आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाने वाला हूं, जिससे आपका जो एक विजुअलाइजेशन होता है, जिससे एक आपकी क्लियरिटी होती है, जिससे आपका एक अप्रोच होता है, वो डेवलप होता है। ठीक है, तो आइए पहले सीखते हैं बजट क्या होता है। व्हाट इज ए बजट? तो आप सिंपली इकोनॉमी की भाषा में देखते हैं कि बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस, मतलब कुल आय और व्यय का आकलन जो होता है उसे हम बजट कहते हैं। अब ये गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में है, तो गवर्नमेंट जब बजट निकालता है तो यही तो बताता है कि हमारा कहाँ कहाँ पे कितना एक्सपेंड हो रहा है और कहाँ कहाँ से हमारा कितना इनकम हो रहा है। लेकिन जो सिंपली आप बजट देखते हैं, क्या केवल ये इतना ही होता है कि एक एस्टिमेशन होता है कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना पैसा कहाँ जा रहा है? क्या इसी का एक आकलन सिर्फ होता है? नहीं, बल्कि जो बजट होता है इट डिफाइन ऑल द फीचर्स ऑफ द रिस्पेक्टेड थिंग। मतलब कि जिस चीज का भी बजट आप निकाल रहे हो ना, उसके सारे फीचर्स को, सारे गुणों को ये बता देता है। जैसे गवर्नमेंट जब बजट निकालता है तो वो दिखाता है कि एजुकेशन पे इतना खर्च हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे इतना खर्च हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज पे इतना खर्च हो रहा है, मिलिट्री पे इतना खर्च हो रहा है। तो वहां से आप एक आकलन लगा सकते हैं ना कि जो गवर्नमेंट है वो किन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, क्या पॉलिसीज है, सब कुछ क्लियर हो जाता है बजट से। सिंपली मैं किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज एक पर्सन है जिसका टोटल इनकम ₹X है, जिसका 5% जो है वो सिनेमा देखने पे खर्च करता है, 5% वो अल्कोहल और ड्रिंकिंग पे कंज्यूम करता है, जिसका 5% वो क्या करता है, वो सपोज कीजिए 5% जो है ये शॉपिंग पे खर्च करता है, 10% जो है वो किसी अन्य चीज पे एक्सपेंड करता है। ठीक है, 5% सपोज कीजिए कि वो अपने माता पिता के जो मेडिसिन है उस पर खर्च करता है, 25% जो है वो किस पे खर्च कर रहा है, सपोज कीजिए बेबी के फीस पे खर्च कर रहा है, 15% वाइफ पे खर्च कर रहा है, बाकी जो बचा वो सेव कर रहा है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है, जो बंदा है वो कैसा है, अल्कोहलिक है, स्मोकर है, वो सिनेमा देखने का शौकीन है, घूमने का शौकीन है, शॉपिंग का शौकीन है, उसके माता पिता अभी जिंदा हैं, उसका एक बेबी है, मतलब मैरिड हो चुका है, उसकी वाइफ भी है। ठीक है, तो इससे इसके सारे फीचर्स को पता चल गया कि नहीं, कि ये सारे इसके फीचर्स हैं। सिमिलरली जब हम इस रिस्पेक्ट में बात करेंगे पृथ्वी और एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में, तो हम सिंपली आपको यही इलस्ट्रेट करेंगे कि इतना हीट कहाँ से आ रहा है, कितना हीट कहाँ से जा रहा है। लेकिन जो आपका अप्रोच होगा वो ये सोचने का होगा कि अगर इतना हीट यहाँ पे मिल रहा है, इतना हीट यहाँ लॉस हो रहा है, तो उसके जो सारे फीचर्स हैं उसको आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं पृथ्वी मतलब अर्थ और उसके एटमॉस्फेयर का हीट बजट। बाकी जो गवर्नमेंट बजट है वो इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, हीट बजट, ऊष्मा बजट होता क्या है? तो सिंपली मैं आपको पहले एक इंट्रोडक्शन देता हूं। द अर्थ एज ए होल डज नॉट एक्युमुलेट और लूज हीट, it maintains its temperature. This can happen only if the amount of total heat received in the form of insolation equal the amount lost by earth through terrestrial radiation. पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि हमारा जो पृथ्वी होता है वो इंसुलेशन रिसीव करता है और उसके अपोज में क्या करता है, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को फिर रेडिएट करता है, मतलब पार्थिव विकिरण के थ्रू क्या करता है, हीट लॉस करता है। अब ये हीट ज्यादा भी लॉस कर सकता है, अगर इसको रेडिएशन टाइम ज्यादा मिल जाता है तो हीट ज्यादा लॉस कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि जितना इंसुलेशन रिसीव हो रहा है उससे ज्यादा इसको हीट लॉस नहीं करना है, बस उतना वापस कर देना है। और अगर ऐसा होता है तभी संभव है कि हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। तो पूरी भाषा में अगर बात करें हम, जो अर्थ है एज ए होल संपूर्ण रूप से कभी भी हीट का अकुमुलेशन नहीं करता है, ये अपने टेम्परेचर को बनाए रखता है। और ऐसा तभी संभव है जब ये जितना अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव कर रहा है उतना अमाउंट में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या करे, ये रीमिट कर दे। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये रहा इसका हिंदी। अब हम आते हैं डिफिनेशन पे कि हीट बजट का डिफिनेशन क्या होता है। ये है डिफिनेशन।
तो हीट बजट इज द बैलेंस, ये एनसीईआरटी से टोटली लिया गया क्योंकि एनसीईआरटी इस रिस्पेक्ट में सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। हीट बजट इज द बैलेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय अर्थ, ठीक है, ध्यान दीजिए, हीट बजट इज द बैलेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय अर्थ, ओके, एंड इट्स एटमॉस्फियर। अर्थ के साथ साथ इसके एटमॉस्फेयर में भी हीट क्या होता है, रिसीव हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ इंसुलेशन एंड अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय अर्थ थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब कि जो हमारा हीट बजट है वो क्या है, एक संतुलन है, एक बैलेंस है, किसके किसके बीच में, तो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय आवर अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, कि हमारा एटमॉस्फेयर और अर्थ के द्वारा कितना हीट रिसीव हो रहा है और कितना अमाउंट ऑफ द हीट हमारा जो पृथ्वी है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू क्या कर रहा है, वापस स्पेस में भेज दे रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो संतुलन है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट बजट बोलते हैं। ये रहा हिंदी मीडियम वालों के लिए डिफिनेशन, ठीक है। अब आपको मैंने बहुत पहले से दो चीजें कंफर्म करता आ रहा हूं कि जो इंसुलेशन होता है, जैसे आप सूर्य तप बोलते हैं या इनकमिंग सोलर रेडिएशन आगामी सौर विकिरण बोलते हैं, ये शॉर्ट वेव फॉर्म में होता है, लघु तरंग के रूप में होता है। एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो पार्थिव विकिरण होता है जिसे हमारा पृथ्वी इमिट करता है, वो लॉन्ग वेव दीर्घ तरंग के रूप में होता है। कंफर्म है? आइए हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता क्या है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पार्थिव विकिरण, द इंसुलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ इज इन शॉर्ट वेव, कंफर्म है, फ्रॉम शॉर्ट वेव फॉर्म, ठीक है, एंड हीट अप इट्स सरफेस। मतलब कि जो हमारा पृथ्वी वो है, अगर इंसुलेशन रिसीव करता है तो इसका जो सरफेस होता है, आउटर सरफेस होता है, वो हीट होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड, जब हमारा पृथ्वी गर्म हो जाता है, इट्स सेल्फ बिकम ए रेडिएटिंग बॉडी। कोई भी बॉडी जब हीट हो जाता है तो रेडिएटिंग बॉडी का काम करने लगता है। तो वैसे ही हमारा पृथ्वी जब इंसुलेशन रिसीव करता है, उसका जो आउटर सरफेस जब इंसुलेशन रिसीव करता है, उसके बाद ये खुद एक क्या होता है, रेडिएटिंग बॉडी बन जाता है एंड इट रेडिएट्स एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन द लॉन्ग वेव फॉर्म। अब हमारा जो अर्थ है वो लॉन्ग वेव फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रेडिएशन करना शुरू कर देता है। मतलब पृथ्वी जब रेडिएट करेगा तो रेडिएशन पहले कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, ठीक है। दिस एनर्जी हीट अप एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो। अब हमारा एटमॉस्फेयर नीचे से गर्म होना शुरू होता है। मतलब कि ये हमारा पृथ्वी है और इसने क्या किया, पहले इंसुलेशन रिसीव किया, ये हमारा पृथ्वी है और इसने क्या किया, पहले इंसुलेशन रिसीव किया, ठीक है। इंसुलेशन रिसीव करने के बाद ये क्या हो गया, रेडिएटिंग बॉडी बन गया। अब ये क्या करता है, फिर से रेडिएट करना शुरू करता है, ठीक है, इमिट करना शुरू करता है हीट को, और इस प्रकार से हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो नीचे से गर्म होना शुरू कर देता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, पार्थिव विकिरण बोलते हैं। देखिए प्रक्रिया मैंने बोला है, दिस प्रोसेस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब कि थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन नहीं, आप यहाँ पे इस प्रोसेस को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहिएगा। अभी तक तो मैं भी इसी कंफ्यूजन में था, बट एनसीईआरटी का डिफिनेशन क्लियर करता है कि दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ओके। तो ये रहा इसका डिफिनेशन। देखिए मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, मैं अपने से बताता तो हो सकता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रेडिएशन फॉर्म में बताने का प्रयास करता, बट ये एनसीईआरटी का जो डिफिनेशन है उसको इसलिए एज इट इज मैंने लिया है, ठीक है। अब आइए हीट बजट की स्टडी करते हैं और देखते हैं हीट बजट में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। अब यहां से मैं थोड़ा सा सविंदर सिंह को फॉलो किया, ठीक है। सविंदर सिंह ने क्या किया, हीट बजट को, क्योंकि एनसीईआरटी ने हीट बजट को डिवाइड नहीं किया है, सविंदर सिंह ने हीट बजट को डिवाइड किया है और मैं उसके फॉर्म में आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। जो इनकमिंग, अब हम हीट बजट को दो फॉर्म में पहले ब्रेक करते हैं, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, इनकम और एक्सपेंडिचर पढ़ना है, ठीक है। कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, तो दो फॉर्म में ब्रेक कर दिया, एक इनकम हो गया और एक एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। और फिर हम आगे बात कर लेंगे नेट रेडिएशन की, जो आपको पता है जीरो आने वाला है। जब आप जनरल बात करेंगे तो जीरो आने वाला है। फिर आप अगर देखेंगे तो वेरिएशन भी होता है, मतलब एज ए होल ईयर जो नेट रेडिएशन जीरो हो जाता है। लेकिन अगर सिंपली किसी डे में, किसी सीजन में निकालें तो ये नेट रेडिएशन जो होता है पूरे लॉन्ग, जो अर्थ के लैटिट्यूड है ना, अर्थ के अक्षांश है, उनमें जो होता है डिफरेंट होता है। मैं उसको बिल्कुल क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आइए पहले हम पढ़ेंगे इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन एंड द हीट बजट। मतलब कि जो इनकम हो रहा है, इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, और उसके रिस्पेक्ट में हमारा हीट बजट क्या होता है। फिर आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड द हीट बजट,
ये पढ़ना है, फिर नेट रेडिएशन को हमें पढ़ना है। ठीक है, आइए फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो इंसुलेशन आ रहा है, जो शॉर्ट वेव लघु तरंग के रूप में आ रहा है, वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो आइए मैंने एक सिंपल फिगर बनाया है अपने से। ठीक है, मेरी आर्ट तो बहुत अच्छी नहीं है, फिगर अच्छा बना लेता हूँ कभी कभी। तो ये हमारा सन है। ठीक है, तो सन से सपोज कीजिए कि 100% एनर्जी, जैसे सन से जब क्या होगा, एनर्जी रेडिएट होगा तो ये स्पेस के थ्रू ट्रेवल करते हुए हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा। तो अर्थ का जो आउटर वाला एटमॉस्फेरिक लेयर होता है उसे हम एग्जॉस्फेयर बहिमंडल बोलते हैं। तो बहिमंडल के जो आउटर सरफेस है ना, सपोज कीजिए जब वहां पे इंसुलेशन स्ट्राइक कर रहा है तो वो कितना है, 100% है। 100% है, या उसको आप 100 यूनिट्स कह दीजिए। ठीक है, 100 यूनिट्स है। तो यहां से इंटर करने के बाद क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर में गया। अब एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स है, डस्ट पार्टिकल है, ग्लेशियर है। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, इन तीनों के थ्रू क्या होता है कि कुछ अमाउंट बिना किसी एब्जॉर्प्शन के वापस स्पेस में भेज दिया जाता है, जो कि जिनका अमाउंट कितना है, 35 यूनिट। मतलब 100 में से 35 यूनिट बिना किसी एब्जॉर्प्शन पे, ना तो एटमॉस्फेयर में इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ना तो हमारे अर्थ के सरफेस पे हो रहा है। ये क्लाउड्स के द्वारा, डस्ट पार्टिकल के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा क्या हो रहा है, रेडिएट कर दिया जा रहा है वापस स्पेस में। ठीक है, और इसी को अल्बिडो बोलते हैं। बचा कितना, 100 में से -35 हुआ, 65 यूनिट बचा है। अब ये 65 यूनिट में से 14 यूनिट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब होगा, बाकी बचा 51 यूनिट हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा और अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब होगा। अर्थ जब रेडिएट करना शुरू करेगा तो 17 यूनिट जो है सीधे स्पेस को वापस भेज देगा। मतलब ये एटमॉस्फेयर में नहीं जाने का है, इसको सीधे स्पेस में लेके जाना है। तो इसको सीधे स्पेस में ले गया, बचा 34 यूनिट। 34 यूनिट फिर से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हुआ। ठीक है, नीचे से गर्म हो रहा है एटमॉस्फेयर। 34 यूनिट जो है हमारा एटमॉस्फेयर जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पाया, 14 यूनिट हमारा एटमॉस्फेयर जो है इंसुलेशन पाया। इस प्रकार से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो टोटल 48 यूनिट जो है हीट पाता है, जिसमें से 34 यूनिट, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और 14 यूनिट इंसुलेशन के थ्रू। इस प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, देखेंगे डबल नहीं बल्कि 2.5 टाइम मोर क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म हो रहा है देन द इंसुलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको फीचर बताया कि नहीं। जैसे मैंने एक पर्सन का आपको एक एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से मोर इफेक्टिवली गर्म होता है देन द इंसुलेशन। ओके, ऑल इज क्लियर। अब हम चलते हैं, क्योंकि अभी तक आपने यही जाना होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सूर्य से आने वाली गर्मी से गर्म हो रहा है, बट ये इनडायरेक्टली उससे तो गर्म ही होता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के पास अपनी कोई ऊर्जा तो है नहीं, पहले उसी को रिसीव करता फिर रेडिएट करता है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली की बात को अगर हटा दें तो डायरेक्टली किससे हो रहा है, 34 यूनिट हमारा जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म हो रहा है। ऑल ऑफ दिस मैं बात करूंगा बाद में, बट अब थोड़ा सा आप क्या करिए, लैंग्वेज फॉर्म में देखिए। ठीक है, ये तो होगा ग्राफिकल मेथड आपका। ओके, तो कंसीडर, अब हम पूरे लैंग्वेज को शुरू करते हैं। यहां से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अपने आंसर राइटिंग में, कंसीडर द इंसुलेशन रिसीव एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 100% और 100 यूनिट। तो मैंने कहा टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब एग्जॉस्फेयर के टॉप पे, मैंने जैसे आपको बताया था कि 100% या 100 यूनिट सपोज कीजिए कि इंसुलेशन रिसीव हो रहा है। अब ये क्या करेगा, वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब ये एटमॉस्फेयर से पास करेगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, स्कैटर्ड एंड एब्जॉर्ब्ड। अब जैसे ही एटमॉस्फेयर में 100 यूनिट ऊर्जा के साथ हमारा इंसुलेशन एंटर करेगा तो उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा, स्कैटरिंग होगा एंड मेनी प्रोसेस आर गोइंग ऑन। ठीक है, फिर क्या होता है, रफली 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस। मतलब 35 यूनिट जो होता है वो तुरंत ही स्पेस को वापस कर दिया जाता है, इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के सतह पर पहुंचने से पहले ही 35 यूनिट जो होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस स्पेस में। मतलब 100 यूनिट आया है, ये 100 यूनिट आया है, 100 में से 35 यूनिट बिना किसी एब्जॉर्प्शन के, चाहे वो एटमॉस्फेयर से चाहे वो हमारे अर्थ सरफेस से, बिना किसी एब्जॉर्प्शन के क्या हो रहा है, वापस कर दिया जा रहा है। अब देखिए 35 यूनिट का एब्जॉर्प्शन कहां कहां से कैसे कैसे होता है। ठीक है, बाकी ये हिंदी वाला लैंग्वेज है, क्योंकि मैं हिंदी तो बोलता ही हूं, इसको देख लीजिएगा लैंग्वेज। ओके, आउट ऑफ दीज 35 यूनिट्स,
अब इन 35 यूनिट्स में से 27 यूनिट आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड। 27 यूनिट मतलब सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, जो क्लाउड है ना उसके टॉप से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होता है। 6 यूनिट आर स्केटर्ड एंड डिफ्यूज्ड बाय डस्ट पार्टिकल, और जो 6 यूनिट है वो क्या हो रहा है, स्केटर्ड कर दिया जाता है। क्योंकि आप पढ़े हैं स्केटरिंग के थ्रू क्या क्या चीज होती है, तो सारी चीजें मैं डिटेल नहीं कर रहा हूं। बाकी आपको जितने भी टर्मोलॉजीज आ रहे हैं, चाहे स्केटर्ड है चाहे डिफ्यूज्ड है, ये सभी टर्मोलॉजीज को आप पहले सर्च कीजिए। नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, यहां पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप, कहीं भी पूछिए, लेकिन आपको टर्मोलॉजीज, हर एक टर्मोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा 27 यूनिट क्लाउड के टॉप से रिफ्लेक्ट हो गया, 6 यूनिट जो है वो डस्ट पार्टिकल के द्वारा स्केटर्ड और डिफ्यूज हो रहा है, और फिर 2 यूनिट जो है वो स्नो कवर्ड एरिया, जैसे आप जानते हैं ग्लेशियर वाला जो रीजन होता है, तो स्नो कवर्ड एरियाज से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। एंड द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड अल्बिडो ऑफ द अर्थ, और इस रिफ्लेक्टेड अमाउंट को हम पृथ्वी का अल्बिडो बोलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि 100 यूनिट इंटर किया एटमॉस्फेयर में, इंटर करते ही 35 यूनिट बिना किसी एब्जॉर्प्शन के, तो क्या हो रहा है, क्लाउड के टॉप से 27 यूनिट, ठीक है, डस्ट पार्टिकल से 6 यूनिट, और 2 यूनिट फ्रॉम ग्लेशियर एंड आइस कवर्ड एरियाज, ठीक है। इस प्रकार से बिना किसी एब्जॉर्प्शन के 6 यूनिट, जो हमारा 35 यूनिट होता है, ठीक है, वो वापस स्पेस में चला गया। तो बचेगा कितना, 65 यूनिट बचेगा। ओके, अब हमें 65 का स्टडी करना है। अब ये हिंदी वाला बचा वाला जो पार्ट है, ठीक है, चलिए आगे। द रिमेनिंग 65 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब। अब 65 यूनिट का एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कि 35 यूनिट का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, लेकिन अब 65 का एब्जॉर्प्शन होगा। इसका मतलब है 35 यूनिट का जो आपने है हीट बजट जो है आप दे चुके हैं, क्योंकि 35 यूनिट बिना किसी एब्जॉर्प्शन के वापस हो गया है, उसका बजट पूरा आपने बता दिया है, ठीक है। जो नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है उसका पूरा बजट बता दिया, 35 यूनिट आया वापस पूरा चला गया। अब 65 यूनिट का आप देखेंगे कि किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन होगा, और यही 65 यूनिट का अब आपको एस्टिमेशन पूरा देना है। तो द रिमेनिंग 65 यूनिट आर एब्जॉर्ब, जिसमें से 14 यूनिट विथ इन द एटमॉस्फेयर, मतलब कि अब देखिए एटमॉस्फेयर में 14 यूनिट एटमॉस्फेयर ने ले लिया, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो ये 14 यूनिट क्या हुआ, हमारा एटमॉस्फेयर ले लिया, ठीक है। तो बचेगा कितना, 65 माइनस 14 इज इक्वल टू 51 यूनिट्स। अब 51 यूनिट्स क्या क्या होगा, एंड 51 यूनिट्स बाय द अर्थ सरफेस, और 51 यूनिट्स जो हमारा अर्थ सरफेस के द्वारा ले लिया गया। तो इस प्रकार से जो आपका फर्स्ट पार्ट है कि किस प्रकार से, ठीक है, किस प्रकार से हमारा जो हीट है वो आता है, कहां कहां पे एब्जॉर्ब होता है, ये आपने पढ़ लिया। 35 यूनिट का आप सीधे निकाल दोगे क्योंकि वो वापस चला गया है, जिसके बाद आपका बचा 65 यूनिट, जिसमें से 14 यूनिट्स क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हुआ, एंड 51 यूनिट्स अर्थ सरफेस के द्वारा, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, अभी मैंने एक टर्म यूज किया अल्बिडो, अभी आपको उसकी जानकारी होनी जरूरी है। तो यहां मैंने नोट करके लिखा है, इसका मतलब है कि इसको आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं अल्बिडो होता क्या है, ठीक है। अल्बिडो इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट दैट हिट ए सरफेस इज रिफ्लेक्टेड विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब। मतलब कि सपोज कीजिए कोई सरफेस है, इस पे लाइट पड़ा और इसका 35% लाइट जो है बिना किसी एब्जॉर्प्शन के वापस हो गया, ठीक है। मतलब सपोज कीजिए कि हिट किया और तुरंत वापस हो गया। अब हिट करने के बाद ये हीट होता, हीट होने के बाद फिर रेडिएट करता, तब वो दूसरी बात होती। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हिट किया सरफेस पे, तुरंत ही वापस हो गया 35 यूनिट। इसका मतलब है कि जो इसका अल्बिडो वो कितना 35 यूनिट 35% है, ठीक है। तो अल्बिडो इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट दैट हिट ए सरफेस इज रिफ्लेक्टेड विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब। मतलब प्रकाश का वह मात्रा जो किसी सतह पर पड़ता है और बिना अवशोषण के, बिना किसी अवशेषित हुए वो परिवर्तित, मतलब परावर्तित हो जाता है, उसे अल्बिडो कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक फीचर देख रहे हो ना अल्बिडो, जैसे एक पर्सन का फीचर था वैसे यहाँ पे एक अल्बिडो नाम का एक फीचर देख रहे हैं। अब देखिए अल्बिडो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। अल्बिडो इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए सरफेस बिकॉज इट मेजर हाउ मच इंसिडेंट सोलर एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। मतलब कि जो अल्बिडो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी सरफेस का, किसी सतह का। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ये इस मात्रा को बताएगा, ठीक है।
अब देखिए ए सरफेस विथ हाई एल्बिडो, मतलब किसी सरफेस जिसका एल्बिडो अधिक होगा सच एज स्नो या फिर हम कह दें क्लाउड, ठीक है, रिफ्लेक्ट मच और मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, मतलब जिसका एल्बिडो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा। तो एल्बिडो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ द हीट या लाइट, ठीक है, ये आप यहां से नोटिस कर सकते हैं। आइए कुछ चीजों का हम यहाँ पे अल्बिडो अरेंजमेंट किए हैं। जैसे सबसे ज्यादा अल्बिडो जो होता है वो सेरस क्लाउड का होता है, फिर फ्रेश स्नो का होता है, और फिर जो स्नो ओल्ड हो चुके होते हैं उनका होता है, डिजर्टेड रीजन का होता है, क्योंकि आपको पता है डिजर्टेड रीजन में क्या होगा, सैंड वैंड पाए जाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, इसका भी अल्बिडो अच्छा खासा होता है। फिर ग्रासलैंड होते हैं, डिसिडियस फॉरेस्ट होता है, एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट होता है, सबसे कम ब्लैक सॉयल का होता है, क्योंकि आपको पता है ब्लैक बॉडी जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर होता है और बहुत ही बैड इमिटर होता है, ठीक है। चलिए अल्बिडो खत्म होता है, इसी के साथ हम सेकंड पार्ट में इंटर कर जाते हैं। अब हमें पढ़ना आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड हीट बैलेंस। अब देखिए लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यहाँ पे पहले मैंने कह दिया है, क्योंकि आपको बताया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव फॉर्म में होता है। अब इसके साथ साथ हमें पढ़ना है हीट बैलेंस कैसे होता है, ठीक है। तो आपने देखा था द अर्थ जो हमारा रेडिएट्स बैक करेगा कितना, 51 यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मैंने बताया था कि जो हमारा अर्थ है वो कितना एब्जॉर्ब किया, 51 यूनिट, मतलब अगर 100 यूनिट जो हमारा अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन है वो आता है तो इसका केवल 51% हमारा अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, और फिर अर्थ क्या करता है, इसको फिर से रेडिएट करने का प्रयास करता है, रेडिएट करना शुरू करता है इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब देखिए थोड़ा सा रुक के, जैसे डायरेक्टली जितना इसने रीमिट कर दिया, ठीक है, या इसके स्नो कवर्ड एरिया से 2 यूनिट क्या हुआ, वापस चला गया, तो उसको अल्बिडो कहा गया, अल्बिडो का पार्ट कहा गया। लेकिन 17 यूनिट फिर से डायरेक्टली स्पेस में भेजेगा, 17 यूनिट देखिए फिर से डायरेक्टली स्पेस में रेडिएट करेगा। अब बचेगा कितना इसके पास, फिर 17 यूनिट अगर इसमें निकाल ले तो 34 यूनिट बचेगा, ठीक है। अब ये जो रेडिएट कर रहा है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फॉर्म में है, ये 17 यूनिट एब्जॉर्प्शन के बाद रेडिएट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फॉर्म में। तो 34 यूनिट जो बचा है, क्योंकि 17 यूनिट डायरेक्टली स्पेस में वापस कर दिया, 34 बचा। अब ये 34 जो होगा हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो ये हमारी सारी कहानी थी यहां तक की, ठीक है। अब आइए हम इसी में एक सब टॉपिक कर दिए हैं, और सब टॉपिक को हम नाम देते हैं हीट बजट ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का उष्मा बजट, ठीक है। तो देखिए जो हमारा वायुमंडल है क्या होता है, उसमें द 34 यूनिट एनर्जी, यहां पे यूनिट्स होगा, ठीक है, 34 यूनिट्स एनर्जी दैट आर रिसीव्ड बाय एटमॉस्फेयर फ्रॉम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, मतलब 34 यूनिट जो होता है एटमॉस्फेयर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में हीट रिसीव कर रहा है, जिसमें से 34 यूनिट्स के 6 यूनिट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है डायरेक्टली बाय एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है, 6 यूनिट, ठीक है। बाकी 9 यूनिट थ्रू कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस। ये सारे टर्मिनोलॉजीज क्लियर कीजिए, ना क्लियर हो तो पूछिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे किसी भी ग्रुप पे। तो 9 यूनिट जो है कन्वेक्शन और टर्बुलेंस के थ्रू, 6 यूनिट डायरेक्टली एंड 19 यूनिट थ्रू द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब कि इस प्रकार से 34 यूनिट जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसमें 6 यूनिट डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है, 9 यूनिट कन्वेक्शन और टर्बुलेंस के थ्रू होता है, 19 यूनिट लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। यह रहा इसका हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। आगे चलते हैं। इन दिस वे आवर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब 48 यूनिट्स। अब इस प्रकार से हमारा एटमॉस्फेयर के पास कुल 48 यूनिट हो गया, जिसमें से आपने 14 यूनिट देखा था जब हमारा इंसुलेशन था, वो 14 यूनिट उससे ले लिया, 34 यूनिट हमारा किससे ले लिया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ले लिया। इस प्रकार से हमारे एटमॉस्फेयर का जो टोटल हीट है, ठीक है, वो 48 यूनिट हो जाता है। एंड ये क्या करता, 48 यूनिट को जब ये एब्जॉर्ब कर चुका होता है, फिर ये क्या करेगा, स्पेस में वापस भेज देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जितना अमाउंट ऑफ हीट आया उतना अमाउंट ऑफ हीट चला गया, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा नेट रेडिएशन जो होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो नेट रेडिएशन है एंड हीट बजट है, आप जान रहे हैं क्या होना है, दस द टोटल रेडिएशन रिटर्निंग फ्रॉम द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर बैलेंस द टोटल 65 यूनिट रिसीव्ड, जिसे आप एब्जॉर्ब बोल सकते हैं, 65 यूनिट रिसीव्ड
फ्रॉम द सन, दिस इज टर्म्ड एज अ हीट बजट या हीट बैलेंस ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, आपने देखा था 35 यूनिट अल्बिडो के फॉर्म में डायरेक्टली चला गया था बिना किसी एब्जॉर्प्शन के एटमॉस्फेयर या अर्थ सरफेस द्वारा, एंड 65 यूनिट जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, जिसका पूरा आकलन आपने देखा 51 यूनिट, जिसमें से क्या हो रहा है 51 यूनिट हमारा जो अर्थ सरफेस रिसीव कर रहा है, 14 यूनिट एटमॉस्फेयर रिसीव कर रहा है, और ये 51 यूनिट जो हमारा अर्थ सरफेस रिसीव करता है उसका 17 यूनिट क्या करता है, डायरेक्टली क्या कर रहा है, रेडिएट कर दे रहा है स्पेस को। 34 यूनिट ये एटमॉस्फेयर को दे देता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में, एंड देन 48 यूनिट हमारे एटमॉस्फेयर का टोटल बजट हो रहा है, एंड देयरफॉर 48 यूनिट फिर वापस चला गया। तो इस प्रकार से 65 यूनिट का जो एस्टिमेशन है, जितना रिसीव हो रहा है, जितना एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको आपने वापस कर दिया। इस प्रकार से आपका जो पृथ्वी का जो बजट है, जो हीट बजट है, वो बैलेंस है। ठीक है, तो ये तो आपने एक जनरल बात कर लिया, सब कुछ आपका खत्म होता है यहाँ पे हीट बजट। लेकिन आप देखेंगे कि रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, सीजनल डिफरेंसेस होते हैं। ये हीट बजट एट ओवरऑल द ईयर जो होता है वो मेंटेन तो रहता है, लेकिन ये हीट बजट क्या होता है, डे पर डे भी चेंज होते हैं। लैटिट्यूड अक्षांशों के वितरण के हिसाब से बदलते रहते हैं। मैं उसका पूरा डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आपको एनसीईआरटी के वो ग्राफ समझाऊंगा जो बहुत ही रियरली समझ में आता है। ठीक है, उस ग्राफ के मतलब थ्रू मैं उस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी एक जगह पे एक बात का डिस्कशन करता है कि सपोज करिए कि ये हीट बजट डिस्टर्ब हो सकता है, तो कैसे डिस्टर्ब हो सकता है? दो प्रकार से डिस्टर्ब हो सकता है। या तो जितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन हमारे पृथ्वी द्वारा रिसीव हो रहा है उतना अमाउंट वापस ना दे, या उससे ज्यादा दे दे। ठीक है, अब उससे ज्यादा कैसे देता है, यही आपके लिए वंडरफुल होगा ना, किससे कैसे उससे ज्यादा देगा। तो कोई भी रेडिएटिंग बॉडी होती है, रेडिएट करते 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 जितना रिसीव किया उतना दे देता है, इसके बाद फिर अपना भी देता है। तो ऐसे हमारा अर्थ का है। आप ये कभी सोचे हैं कि ठंडी क्यों पड़ती है? तो आप क्या बोलते हो कि हमारा अर्थ जो होता है रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करते करते एक ऐसे पोजीशन में पहुंच जाता है जहां पे इंसुलेशन रिसीव नहीं हो पाता। भाई उसमें डे एंड नाइट का डिफरेंस हो जाता है। डे एंड नाइट का डिफरेंस होने की वजह से मतलब डे एंड नाइट का ड्यूरेशन डिफर हो जाता है, और डे एंड नाइट का ड्यूरेशन जो डिफर हो जाता है, देखिए पिछला वीडियो में मैंने डे नाइट का ड्यूरेशन हर जगह बिना काम के ही मेंशन किया था। क्यों? क्योंकि हम यहाँ यूज करेंगे। जब डे एंड नाइट का ड्यूरेशन होता है, जब चेंज होता है, जैसे कि डे का ड्यूरेशन ज्यादा है, इसका मतलब इंसुलेशन ज्यादा टाइम तक रिसीव होगा, और इंसुलेशन ज्यादा टाइम तक रिसीव होगा तो अर्थ को रेडिएट करने का कम टाइम मिल पाएगा। ठीक है, ऐसे में जो हीट होगा वो एक्युमुलेट होगा। हीट जो होगा वो क्या हो रहा है, इस समय ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही जो डे नाइट का ड्यूरेशन में जब नाइट ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है तो अर्थ रेडिएट करने का ज्यादा टाइम पा जाता है, तो ऐसे में हीट लॉस हो जाता है, हीट डिफिसिट हो जाता है, और तब ठंडी महसूस होती है, तभी ठंडी लगती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का डिस्कशन करते हुए किस प्रकार से रीजनल डिफरेंस होता है, किस प्रकार से लैटिट्यूडनल डिफरेंस होता है, वेरिएशन होता है, इन सभी का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम द आईएएस या यूपीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो कुछ नया लेके आता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो नोट्स है वो सब कुछ अपलोड हो चुका है हमारे टेलीग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नहीं कहूंगा सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए, शेयर के लिए, क्योंकि आपको पसंद आता है, आपके लिए यूजफुल है तो आप खुद करेंगे, क्योंकि आपको पता है सपोर्ट करना जरूरी होता है, किसी को मोटिवेट करना जरूरी होता है। यही हमको एक एनर्जी देता है यहाँ पे काम करने के लिए आप लोगों के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।